दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस को देखते हैं तो पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वह मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को लेकर के युवा मामले व खेल मंत्रालय के जो मंत्री इस समय अनुराग सिंह ठाकुर हैं, इनके द्वारा एक फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है और यह लॉन्च किया जाएगा 29 अगस्त 2021 को, जब फिट इंडिया मूवमेंट की सेकेंड एनिवर्सरी मनाई जा रही होगी। आपको बताते चलें कि 29 अगस्त 2019 को ही 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 29 अगस्त ही क्यों चूज किया गया, तो 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, इसलिए 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई और 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात आती है कि 29 अगस्त ये दूसरी एनिवर्सरी हो रही तो 2019 को 29 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत के यूथ को हेल्दी तथा स्वस्थ रखने के लिए एक अभियान शुरू किए थे, जिसका नाम दिया गया था फिट इंडिया मूवमेंट। अगर फिट इंडिया मूवमेंट पूछा जाता है, ये फिट इंडिया मूवमेंट रन 1.0 पूरा नाम दिया गया था। फिट इंडिया मूवमेंट रन 1.0 नाम दिया गया था और इसे 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अब ये दूसरी बर्थ एनिवर्सरी किसकी है? फिट इंडिया मूवमेंट की, और फिट इंडिया मूवमेंट की सेकेंड एनिवर्सरी है और इसके अवसर पर फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन इस बार लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो ये यहाँ 2022 में चूँकि इंडिया आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उसी के उपलक्ष्य में फिट इंडिया मूवमेंट जो है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 भी कंडक्ट कराएगा। यहाँ आपको लिखा नज़र आ रहा होगा फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 भी किसके? आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें वर्ष पूरा हो रहे हैं आज़ादी के 2022 में, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। अब इसमें अन्य चीज़ों की हम बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसके द्वारा ये फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो ये इस बार हम जो खेल मंत्री हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है। अब दूसरी जो पीआईबी में न्यूज़ थी उसको हम देख लेते हैं। इसमें नीति आयोग के द्वारा, ध्यान से समझिएगा, नीति आयोग के द्वारा एक पहल शुरू की गई है। ये हालांकि पहले से चल रही है। तो नीति आयोग आप जानते हैं कि यह एक प्रकार का थिंक टैंक है, जिसे 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे इसे लाया गया। तो नीति आयोग के द्वारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सिस्को के साथ पार्टनरशिप की गई है। ये क्यों किया गया? क्योंकि इसमें अगर देखोगे जो उद्यमशीलता क्षेत्रक है, सेक्टर है, इसमें भी महिलाओं की भागीदारी 13.76% है। इस डेटा का इस्तेमाल आप मेंस के आंसर में महिला सशक्तिकरण क्यों होना चाहिए वहाँ यूज कर सकते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप एरिया में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, जो कि 13.76% है। इसी को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग के द्वारा कौन सा? तो 2017 में दोस्तों एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाती है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म कब शुरू हुआ, ये अब का नहीं है, ये 2017 में पहली बार शुरू किया गया था। नीति आयोग के द्वारा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, एक क्वेश्चन पूछेगा कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म कौन शुरू किया था, तो ये शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा। और कब? 2017 में। अभी इसका नेक्स्ट फेज ये नीति आयोग
वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ये इस बार लॉन्च किया गया। तो ये नेक्स्ट फेज ऑफ नीति आयोग वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, जो सिस्को जो कि एक टेक्नोलॉजी व एक्सपीरियंस वर्किंग के क्षेत्र में, कहने का मतलब हुआ जो ये सिस्को है ये इंटरनेट के क्षेत्र में महारत हासिल की हुई है। तो इसी और ग्लोबल लीडर पर, ग्लोबल स्तर पे ये लीड कर रही, इसकी एक वैश्विक पहचान है। तो इसके साथ नीति आयोग ने क्या किया, यानी कोलैब किया है, पार्टनरशिप की है, ताकि भारत में महिलाएं जो हैं वह स्वयं का बिजनेस कर सकें और उसके लिए एक स्टार्टअप को महिलाओं के माध्यम से, महिलाओं के द्वारा स्टार्टअप शुरू किया जा सके, उसके लिए उचित वातावरण प्रदान किया जा सके, इत्यादि को सुनिश्चित करने के लिए ये दोनों के बीच कोलैब किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सुनिश्चित करने के लिए अभी हाल ही में किसके बीच पार्टनरशिप हुई है? तो नीति आयोग एंड सिस्को के द्वारा पार्टनरशिप की गई है, नीति आयोग। और इसका नाम क्या दिया गया? तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट फेज ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, यानी टाइटल इसका रखा गया, यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और NEXT, इसका मतलब हुआ नेक्स्ट। दिस नेक्स्ट फेज ऑफ नीति आयोग फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म विल लेवरेज सिस्को टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस वर्किंग विद इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम टू एनेबल मोर वुमेन ओन्ड बिजनेस अक्रॉस द कंट्री। कहने का मतलब हुआ भारत में महिलाओं के द्वारा स्टार्टअप को शुरू किया जाए और ख़ुद का बिजनेस शुरू किया जाए, क्योंककि अभी हमने एक डेटा बताया कि भारत में जो एंटरप्रेन्योरशिप महिलाओं के द्वारा किया जाता है वो बहुत कम है, 13.76% मात्र है। इसलिए महिलाएं किस क्षेत्र में आए? स्टार्टअप में आए, नए नए बिजनेस स्टार्ट करें। इसी को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। यहाँ दोस्तों देखिएगा, इसके बारे में दिया गया कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये नीति आयोग के द्वारा भी हमने दोस्तों बताया 2017 में, अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा, 2017 में इसे शुरू किया गया था। और ये नीति आयोग का कोई ऐरा गैरा प्रोग्राम नहीं था, ये फ्लैगशिप का मतलब हुआ कि प्रमुख इसका ये जो मेजर प्रोग्राम में से एक था, नीति आयोग का फ्लैगशिप इनिशिएटिव थी, और यह वन ऑफ इट्स काइंड, यह अपने प्रकार का पहला नीति आयोग का कार्यक्रम था, जो कि पूरी तरीके से महिलाओं का जो स्टार्टअप है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको फास्टर करने के लिए इसे शुरू किया गया। और इसमें जो UNDP है, UNDP की सहायता भी इसमें, इसको विकसित करने में ली गई है। अब इसके अंतर्गत क्या ध्यान रखा जाएगा? तो इसमें यहाँ इस लास्ट वाले पॉइंट पे आइएगा कि द प्लेटफॉर्म करेंटली होस्ट ओवर 16,000 रजिस्टर्ड यूजर्स, यानी इसके महिलाएं जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, अब कितनी 16,000, इसमें 16,000 से ज़्यादा वर्तमान समय में इस पर रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। और 30 पार्टनर्स एंड केटर्स, और इसमें 30 पार्टनर व केटर्स इसमें हो चुके हैं। और इसका फोकस 6 फोकस एरिया पे ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म काम करता है। कौन कौन है? तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा फंडिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दिक्कत होती है, तो उसमें मदद सपोर्ट की जाती है, फंडिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। दूसरा इनक्यूबेशन कनेक्ट्स इसको उपलब्ध करवाया जाता। तीसरा टैक्सेशन एंड कंप्लायंस सपोर्ट की मदद दी जाती। तो पहला फंडिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस पॉइंट को आप ये सब 6 पॉइंट लिख लीजिएगा, और मेंस में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो कि इंटरप्रेन्योरशिप में महिलाओं का एम्पावरमेंट करने के लिए भारत सरकार या नीति आयोग क्या कर रहा है। तो फंडिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा इनक्यूबेशन कनेक्ट्स, और तीसरा टैक्सेशन एंड कंप्लायंस सपोर्ट, और चौथा यहाँ देखिएगा एंटरप्रेन्योर स्किलिंग एंड मेंटरशिप। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता कि उनकी स्किल को प्रमोट किया जाए, जो एंटरप्रेन्योर की स्किल है वो उसमें मदद की जाए, और मेंटरशिप इनको प्रदान की जाए। तो चौथा आपका क्या हो जाएगा? एंटरप्रेन्योर स्किलिंग एंड मेंटरशिप, और पांचवा हो जाएगा कम्युनिटी एंड मार्केटिंग
वो नेटवर्किंग, कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग, और लास्ट सबसे हो जाएगा कि इनको मार्केटिंग असिस्टेंस भी प्रदान किया जाए। तो ये 6 एरिया हैं जिस पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से फोकस करता है, जो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। तो एक बार फिर से आपको बताते चलें कि कौन फंडिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहला नंबर हो गया 6 फोकस एरिया में। पहला फंडिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा इंक्यूबेशन कनेक्ट हो जाएगा, तीसरा टैक्सेशन एंड कंप्लायंस सपोर्ट हो जाएगा, चौथा एंटरप्रेन्योरशिप स्किलिंग एंड मेंटरशिप हो जाएगा, अगला कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग हो जाएगा, अगला सबसे लास्ट छठा मार्केटिंग असिस्टेंस। इन 6 फोकस एरिया पे ये प्रमुख रूप से क्या करता है, फोकस करता है कौन, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। तो ये 6 एरिया आप लिख लिए होंगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला देखते हैं। अगला ये जो न्यूज आपके लिए काम की है उसी पे सीधे पहुंचते हैं। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, श्रम मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया। चूँकि भारत में आप देखोगे तो 83% जो श्रमिक हैं असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं। जब इन्हीं की संख्या निकाली जाती है तो 38 करोड़ से ज़्यादा संख्या आती है। 38 करोड़ से ज़्यादा भारत में कौन है, तो असंगठित क्षेत्र में कौन है, श्रमिक लोग भारत में लगे हुए हैं, श्रमिक हैं। और असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स कितने श्रमिक हैं, तो हमने अभी बताया 83% है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में क्या शुरू किया गया, ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा, श्रम मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, श्रम मंत्रालय के द्वारा ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या, यानी ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया, जो कि क्या है, इसका नाम दिया गया NDUW। NDW का मतलब हुआ नेशनल डेटाबेस ये होगा। और किसके लिए होगा, नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए होगा। जो भारत में 38 करोड़ से ज़्यादा इनकी संख्या है, तो नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए होगा, जो असंगठित क्षेत्र में भारत में श्रमिक या मजदूर काम करते हैं, उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा। तो इसकी यहाँ कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, उसको आप देख लीजिएगा कि ये नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है। और ये डेटाबेस अथेंटिकेटेड विद आधार, यानी इसमें 97% कवरेज है और इसे आधार से अथेंटिकेट किया जाएगा। तो इसमें जो नकलीपन की समस्या है वो भी दूर होगी। और इसका फ़ायदा कितने, तो भारत में जो 38 करोड़ असंगठित मजदूर हैं वो इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड किए जाएंगे। इसके अलावा कौन कौन इसमें आएंगे, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आएंगे, जो काम करने वाले बिल्डिंग, इमारत या अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों में संलग्न हैं, तो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आएंगे। माइग्रेंट वर्कर्स भी इसमें शामिल, प्रवासी जो मजदूर लौट के आए हैं देश में। फिर गली मोहल्ले में जो आपकी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, विक्रेता हैं, वेंडर्स हैं, वो भी आपका गलियों में जो बेचते सामान हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। डोमेस्टिक वर्कर्स को शामिल किया जाएगा, मिल्कमैन, दूध वाला, ट्रक ड्राइवर्स, इसके बाद फिशरमैन, एग्रीकल्चर वर्कर्स यानी कृषि में जो लगे हुए मजदूर उनको शामिल किया जाएगा, ट्रक ड्राइवर को शामिल किया जाएगा। और इसी प्रकार के अन्य जो वर्कर्स हैं इनको शुरू किया जाएगा। और ये दोस्तों रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, कब, 26 अगस्त 2021 से। आप जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अफेयर्स का जो पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अफेयर्स जो है श्रम मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वहाँ जा कर के आप क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर इसके अंतर्गत आप आते हैं। तो ये आपकी न्यूज़ थी। और इस समय जो लेबर मंत्री हैं वो कौन है, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने कहा है कि ये गेम चेंजर साबित होगा इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, देश के इतिहास में, जहां पर 38 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स इसके अंतर्गत यानी एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और इस प्रकार जो ये रजिस्ट्रेशन होगा इसके लिए कोई फीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ये टोटली फ्री है। एंड वर्कर्स डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग, और कोई भी चार्ज इसके अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। तो ये इस श्रम पोर्टल पूछे तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया, जो कि वर्तमान में कौन हैं, भूपेंद्र यादव ये श्रम तथा रोजगार मंत्री हैं।
अगला देखिएगा दोस्तों, अगली ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लेकर न्यूज़ थी। इसी को हिंदी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नाम से जाना जाता। और इस समय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया के द्वारा अभी चार्ज लिया गया है। और किसका? स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टीबी का उन्मूलन करने के लिए प्रयास में लगा हुआ है। इसके पहले डॉक्टर हर्षवर्धन इसके क्या थे? स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारत के जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया स्टाफ टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का चार्ज संभाले हैं। और भारत ने पूरी तरीके से ये तय किया है कि 2025 तक वह टीबी को पूरी तरीके से समाप्त करेगा। इसके अंतर्गत एक कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है भारत में, टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। और विश्व स्तर पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2030 तक ये टारगेट रखा गया है कि पूरे विश्व से टीबी का उन्मूलन कर दिया जाएगा। जबकि भारत पूरी तरीके से संकल्पित है कि 2025 तक ही टीबी हारेगा देश जीतेगा के अभियान के अंतर्गत वह पूरी तरीके से देश से टीबी का सफाया कर देगा। टीबी ये ट्यूबरक्यूलोसिस नामक एक बैक्टीरिया से होता है। तो टीबी एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये वायरस से टीबी नहीं फैलता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस समय जो वित्त मंत्री हैं, आपको नाम उनका पता है, वो कौन हैं? तो ये निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण के द्वारा सेकेंड ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर, आप जो ब्रिक्स है इसकी जो दूसरी वित्त मंत्रियों की मीटिंग हुई है एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, यानी वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक गवर्नर की जो सेकेंड मीटिंग हुई है, इसकी अध्यक्षता भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई। आप कहोगे भारत ने क्यों ये वित्त मंत्रियों व केंद्रीय गवर्नर की जो मीटिंग हुई उसकी अध्यक्षता क्यों की है? तो दोस्तों आपको बताते चलें, 2021 में अभी ब्रिक्स की समिट होने जा रही है, सम्मेलन होने जा रहा। तो 2021 वाला ये ब्रिक्स का की अध्यक्षता इंडिया 2021 की अध्यक्षता करने वाला है। 21 में इंडिया करेगा, 22 में चाइना करेगा, 23 में दक्षिण अफ्रीका करेगा, 25 में ब्राज़ील करेगा, 26 में रशिया करेगा, 27 में फिर से इंडिया करेगा, 28 में चाइना करेगा और ये 29 में फिर कौन? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो ये आपका क्रम चलता रहेगा। तो 2021 का यहाँ इंडिया के आगे ब्रिक्स का लेटर्स लिखो और आगे आप इसको कंटिन्यू करते चले जाओ, कोई दिक्कत। 2021 में कौन? ईसी इंडिया। तो ये 2021 में अध्यक्षता इंडिया करने जा रहा है ब्रिक्स की। और इसमें अगले साल वाली 22 की चाइना करेगा और 23 की दक्षिण अफ्रीका करेगा। अगर आपको बताते चले तो जो ब्रिक्स है, जिम ओनील नामक एक व्यक्ति के द्वारा एक कॉन्सेप्ट ब्रिक का दिया गया था। पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले क्या था? ये ब्रिक था। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। लेकिन 2009 में रूस के एकेतेरिनबर्ग नामक स्थान पर, कहाँ? इसकी पहली मीटिंग रूस के एकेतेरिनबर्ग नामक स्थान पे होती है। और इसी मीटिंग में तय होता है कि दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। जब दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया गया तो ब्रिक क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। और ब्रिक्स के द्वारा बाकायदा एक बैंक भी स्थापित की गई है, बैंक जिसका नाम क्या है? NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, या इसी को ब्रिक बैंक के नाम से जाना जाता। जिसकी अनाउंसमेंट कब हुई थी दोस्तों? 2014 में फोर्टलेजा, जो कि ब्राज़ील के डिक्लेरेशन, ब्राज़ील में एक स्थान शहर है फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के परिणाम स्वरूप न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में की जाती है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय पूछे तो कहाँ है? शंघाई में है। कहाँ है दोस्तों? शंघाई में है। तो ये न्यूज़ थी, इसलिए हमने आपको यहाँ बता दिए। आगे देखते हैं। अगला ये न्यूज़ जो है एक किसको लेकर के है? तो इसमें एक पहल शुरू की गई है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इनोवेशन सेल, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनोवेशन सेल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनोवेशन सेल और AICTE
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन तथा बीपीआर एंड डी के द्वारा मिलकर एक मंथन 2021 हैकाथन का शुभारंभ किया गया। तो पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि मंथन 2021 हैकाथन किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया इनोवेशन सेल, जो किसके अंतर्गत आता है, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, जो कि कभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, वर्तमान में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो AICTE का इनोवेशन सेल हुआ BPR&D के द्वारा मिलकर के मंथन 2021 हैकाथन शुरू किया गया। आप कहोगे ये बताइए कि मंथन 2021 हैकाथन है क्या। तो ये यंग इनोवेटिव माइंड्स एंड स्टार्टअप्स विल फाइंड इंडिजिनस सॉल्यूशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी। इसके अंतर्गत 21 चैलेंज दिए गए और उसमें कहा गया कि जो भी इसका समाधान ढूंढ के देगा उसको प्राइज भी दिया जाएगा। और इसी 21 चैलेंज जो कि नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी के इनोवेटिव माइंड्स भारत के जो कोई भी युद्ध से लेकर के कोई भी इसमें 21 चैलेंज पे अपना सजेशन, अपने विचार, अपने आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। और इसको हमने कहा AICTE का इनोवेशन सेल व ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPR&D की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसी को कहा जाता है BPR&D। और इसके जो एडिशनल ADG हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जिसका नाम है नीरज सिन्हा, तथा AICTE के ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के जो इस समय अध्यक्ष हैं, जिसका नाम है अनिल सहस्त्रबुद्धे। तो अनिल सहस्त्रबुद्धे व नीरज सिन्हा दोनों के द्वारा ज्वाइंट रूप से मंथन 2021 का शुभारंभ किया गया है। तो आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मंथन 2021 के अंतर्गत हमने जैसा कि पीछे बताया 20 चैलेंज स्टेटमेंट यानी इसमें चुनौतियां प्रस्तुत की गई हैं, और जिससे जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं वो आउट ऑफ बॉक्स के बाहर जा कर के सोचें और अपने आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ शेयर किया जा सकता, जिससे देश की जो सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां हैं उसका अच्छे से निपटारा किया जा सकेगा। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के अंतर्गत भारत सरकार क्या पहल कर रही है। अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हो इसका, और प्री में पूछ लेगा कि मंथन 2021 हैकाथन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इनोवेशन सेल जो कि AICTE है, इसके जो मंत्री हैं कौन है, अनिल सहस्त्रबुद्धे व नीरज सिन्हा, जो कि ADG हैं किसके, BPR के। तो BPR&D, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसकी फुल फॉर्म है BPR&D, तथा AICTE दो लोगों के द्वारा कौन सी मंथन 2021 पहल शुरू की गई है। अगला देख लेते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसी को शॉर्टकट में डोनर के नाम से जाना जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नीति आयोग ने डोनर के साथ मिलकर, जब डोनर हम बोलें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर मंत्रालय यानी नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन की बात कर रहे हैं। इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया और डैशबोर्ड 2021-22 के लिए जारी किया गया, जिसका नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट यानी जिला आधारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स सूचकांक 2021-22 के लिए जारी किया गया है। इसमें जो टॉप किया है, भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य है ये जैव विविधता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए वहाँ पर यानी जो संसाधन है उनकी वहनीयता व धारणीयता मेंटेन रहे, बनी रहे, इसी
को सुनिश्चित करने के लिए ये इंडेक्स जारी किया गया। इसमें जो जिला स्तर पे यानी क्या किया गया, रैंकिंग की गई है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और सिक्किम, जो ये 8 राज्य, इनके बीच क्या किया गया, जिला को आधार बना के रैंकिंग जारी की गई। और जो टॉप किया है ये ईस्ट सिक्किम को फर्स्ट रैंक इसमें मिली है। इसके बाद जो गोमती एंड नॉर्थ त्रिपुरा, ये इनको क्या दिया गया, सेकंड पोजीशन पे आए हैं। तो इसमें नंबर 1 वाला आप ध्यान रखिएगा। तो ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई, यानी नीति आयोग व मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा शुरू किया गया। अगला है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर के एक न्यूज है जो आपके काम की है। अभी मालाबार एक्सरसाइज का क्या किया गया, शुभारंभ हो चुका है। और अब आपका क्वेश्चन बनेगा कि मालाबार एक्सरसाइज में किसके किसके बीच होता, तो यूएसए के बीच होता है, जापान के बीच होता है, ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है और इंडिया। 4 हैं, चारों के बीच क्या किया जाता, ये मालाबार एक्सरसाइज की जाती है। और मालाबार एक्सरसाइज आज से नहीं बल्कि कब से, 1992 से हो रही है। लेकिन इसमें जो जापान शामिल हुआ, ये जापान 2015 में शामिल हुआ है। इसके पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व भारत के बीच होती थी। तो इसमें जो जापान है, जापान इस एक्सरसाइज में कब शामिल हुआ है, 2015 में शामिल हुआ है। भारत की जो इसमें 2 जहाज नेवी के जहाज़ पार्टिसिपेट करेंगे और जिनका नाम है INS शिवालिक व INS कडमट। INS शिवालिक व INS कडमट के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। अगला ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला फिर न्यूज है कि रक्षा मंत्री के द्वारा क्या किया गया, कमीशन किया गया है और जिसका नाम क्या है, क्या विग्रह क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है। तो सीधे पूछेगा ICGP, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, जिससे पूरी तरीके से इंडिजिनसली यानी देशज रूप से, स्वदेशी रूप से, देशज रूप से इसे विकसित किया गया है। किसको, तो विग्रह को। हिंदी में लिख दे रहे हैं इसका नाम क्या, विग्रह। तो पूछेगा चर्चा में रहा विग्रह क्या है, तो ये विग्रह ICGP है। इसकी फुल फॉर्म हमने कहा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ICGS, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ये है। और यह 7th सीरीज जो इसी को ऑफशोर पेट्रोल वेजल के नाम से भी जाना जाता है, यानी OPV, ऑफशोर पेट्रोल वेजल के नाम से जाना जाता। तो यह जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है विग्रह, ये 7वें क्रम का है जो ऑफशोर पेट्रोल वेजल अब तक विकसित किए जा चुके हैं। इसके पहले 6 भी बनाए जा चुके हैं। ये 7वें क्रम का है, OPV के अंतर्गत 7वें क्रम का है। और इसको किसने बनाया है, तो यह इंडिजिनसली विकसित किया गया, बिल्ड किया गया है लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है। यह एडवांस फायर पावर से पूरी तरीके से यानी संपन्न है। और यह डिजाइन टू कैरी 1 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, और इसके अंतर्गत 1 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर को कैरी मतलब ले जाने में क्या है, पूरी तरीके से क्या है, यानी इस पे ले जाया जा सकता है। 4 हाई स्पीड बोट्स को भी ये ले जा सकता है। टू बी बेस्ड इन विशाखापत्तनम एंड ऑपरेट ऑन ईस्टर्न सीबोर्ड। विशाखापत्तनम जो भारत का पूर्वी तट है, यहाँ पर इसे कमीशन किया जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम पे इसको कमीशन किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता, याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछेगा किसने निर्मित किया है, तो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के द्वारा इसे निर्मित किया गया है विग्रह को। तो विग्रह को लेकर के ये न्यूज बन सकती। अगली बीच से हमने फैक्ट उठाया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक चर्चा यहाँ आपका दिया हुआ कि 2030 भारत के द्वारा भारत के प्रयासों से क्या किया जा रहा, 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। जो मोटे अनाज होते हैं उन्हीं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2023 को
मनाए जाने की घोषणा की गई, जिसमें पूरा का पूरा प्रयास भारत के द्वारा किया गया। आप कहोगे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का, ये मिलेट्स जो होते हैं, मोटे अनाज वह होते हैं, इसको क्या भारत के द्वारा राष्ट्रीय वर्ष कभी घोषित किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2016 में भारत के द्वारा नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑलरेडी मनाया जा चुका है। तो भारत का पूछिए 2016 में मनाया गया था। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका अगला एक है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा एक नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन लॉन्च किया गया। तो नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन किसके लिए? किसानों के लिए है। किसानों के लिए ये लॉन्च किया गया। और ये नरेंद्र सिंह तोमर क्या हैं? नरेंद्र सिंह तोमर इस समय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने इस पहल को शुरू किया गया है, जो किसानों के लिए है। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए शुरू किया गया है। अगली जो न्यूज़ थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था, जिसका नाम था स्वीप, SWEEP। तो ये जब भी चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या इनोवेटिव किया जा रहा, क्या और किया जाना चाहिए, उसमें कोई सजेशन देना हो, तो इस स्वीप का आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिस्टमैटिक वोटर्स इलेक्टोरल एजुकेशन पार्टनरशिप, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, यहाँ लिखा भी है कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? स्वीप के नाम से जाना जाता है। तो स्वीप किसके लिए शुरू किया गया ये पूछेगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें क्या, तो जो वोटर हैं जिनकी एज 18 साल हो चुकी है, वोट देने की उनकी एलिजिबिलिटी हो गई, उनमें क्या वोटर एजुकेशन, मतदाता साक्षरता व जागरूकता को फैलाया जाएगा। इसको सुनिश्चित करने के लिए इसे शुरू किया गया। तो इसमें जो वोटर अवेयरनेस को प्रमोट किया जाएगा और वोटर लिटरेसी, जो मतदाता साक्षरता भारत में है, उसको भी बढ़ावा दिया जाए, लोगों में जागरूकता आए, जिससे भारत की जो समावेशी व पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, ये न केवल विकसित हो बल्कि ये और क्या होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए नीति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा पहल, तो ये स्वीप कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जो कि एक प्रकार का जन जागरूकता व मतदाता साक्षरता अभियान है। अगला ये यहाँ पर इसको हमने फिर मिनिस्ट्री ऑफ जो आयुष है, आयुष मंत्रालय के द्वारा एक पहल शुरू की गई, उसी को लेकर के हमने इसको, ये पूछा जा सकता है कि एक फैक्ट पूछ लेगा, फिर आपको लगेगा कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के लिए राष्ट्रीय संस्थान पूछे तो दोस्तों ये कहाँ? ये जयपुर में स्थित है। केवल इतना जानने के लिए हमने इसको शामिल किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी एक दवा है जिसका नाम है आयुष 64। असल में इस दवा का इस्तेमाल मलेरिया के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन कोविड-19 की पैंडमिक सिचुएशन में इसे बताया गया कि इसका इस्तेमाल कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए किया जा सकता, लेकिन अभी किसी एक व्यक्ति के द्वारा गलत मिस इंटरप्रिटेशन किया गया, गलत अफवाह फैलाई गई, उसी के फैक्ट एंड चेकिंग के लिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर ये सामने आया और उन्होंने एक क्लेरिफाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिस इंटरप्रिटेशन ना किया जाए। तो ये पूछ लेगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जयपुर ये कहाँ? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आगे एक बुक ये आपका दी हुई थी, इसको हमने, ये असल में बुक KG अल्फांस के द्वारा लिखी गई है और इस बुक का नाम है एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट के 7 साल, 14 में बनी, 21 चल रहा, 7 तारीख 21 हो गया, तो 21 साल के 7 साल पूरा होने के अवसर पर किसके? KJ अल्फांस के द्वारा एक्सीलरेटिंग इंडिया, बढ़ता हुआ भारत, और कितना आगे 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट ये शुरू की गई। तो बुक ये नाम दे के पूछ लेगा, क्योंकि PIB में जो बुकें होती है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती कि एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट ये किसने लिखा है? तो KJ अल्फांस के द्वारा इस बुक को लिखा गया है।
किसके द्वारा लिखा गया? KG अल्फांस के द्वारा इस बुक को लिखा गया। अगली न्यूज़ जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जब भी कहीं कोई अनाउंसमेंट या शिलान्यास या उद्घाटन फाउंडेशन किया जाता है तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? एक डेडिकेट व रेनोवेटिव कॉम्प्लेक्स का क्या किया है? इन्होंने उद्घाटन किया और ये 28 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है और जिसका नाम दिया गया क्या? जलियांवाला बाग स्मारक। जलियांवाला बाग स्मारक पूछ लेगा। जलियांवाला बाग स्मारक का उद्घाटन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और ये आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 में जो जनरल डायर था उसकी नृशंसता भरी क्रूरता के कारण हुआ था, जिन्होंने निहत्थी भीड़ पर 13 अप्रैल 1919 को गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए व हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसी के कॉम्प्लेक्स को अभी विकसित करने के लिए, उसका पुनरुद्धार करने, वो जीर्णोद्धार करने के लिए, फिर से मरम्मत करने के लिए मोदी साहब के द्वारा कॉम्प्लेक्स का क्या किया गया? शिलान्यास 28 अगस्त 2021 को किया गया है। तो ये न्यूज़ में थी। तो ये आपके काम की न्यूज़ थी। आपने अभी जो पेड का एग्ज़ाम हुआ उसमें देख लिया, बहुत सारे क्वेश्चन PIB से आए थे, उसका भी हम वीडियो लेकर आएंगे कि आप PIB से उनको जो क्वेश्चन कहीं नहीं मिलते वो आप PIB से कर सकते थे। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में सूचित करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।